हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और आज हमारा डे 2 है, जो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे की कहानी है टू मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। एक केमिकल इक्वेशन से ज्यादा जानकारी लेने के लिए the physical states of the reactants and products are mentioned along with their chemical formulae। तो जब हम लोग कोई इक्वेशन लिखते हैं तो जो उनके केमिकल फॉर्मूले यूज किए जाते हैं उनके साथ फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर दी जाती है। फिजिकल स्टेट मतलब कोई चीज लिक्विड है या गैस है या किस फॉर्म में आप ले रहे हो, वो फिजिकल स्टेट मेंशन कर दी जाती है ताकि वो रिएक्शन से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल सके। दिस इज कॉल्ड टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। द gaseous, liquid, aqueous and solid states of reactant and products are represented by the notation G, L, AQ and S respectively। अगर कोई चीज आपके पास गैस स्टेट में है तो उसके लिए जी नोटेशन यूज की जाएगी, लिक्विड के लिए एल यूज किया जाएगा, सॉलिड के लिए एस यूज किया जाएगा और एक्विस के लिए ए क्यू हम लोग राउंड ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर देंगे। The word aqueous is written if the reactant or product is present as a solution in water। जो एक्विस शब्द है जिसका शॉर्ट फॉर्म AQ है, वो तब लिखा जाता है अगर रिएक्टेंट या फिर जो प्रोडक्ट है प्रेजेंट हो कैसे, वाटर के अंदर एज अ सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम लोग वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं और उसके अंदर कोई चीज ऐड की जा रही है जिसको अपन सोल्यूट बोलेंगे, तो फिर उस सॉल्यूशन को एक्विस सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि अगर हमारे पास अकेला वाटर है, अकेला वाटर को लिक्विड लिखा जाएगा, लेकिन अगर सॉल्यूशन वहां पे शब्द आ गया तो ऑटोमेटिकली समझ लेना है कि वहां पर सॉल्वेंट वाटर यहाँ पे यूज किया जा रहा है और उसे हम लोग AQ यानी कि एक्विस लिखते हैं। तो ये स्टेट सिंबल्स हैं चार, जो कि हम लोग अपनी केमिकल इक्वेशन में यूज करेंगे केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation। कई बार क्या होता है, कुछ रिएक्शन कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन को फास्ट करने का काम करते हैं, वो भी मेंशन कर दिए जाते हैं जो एरो हम लोग लगाते हैं उसके ऊपर या नीचे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका स्टेट सिंबल जी यानी गैस फॉर्म में ले रहे हैं, प्लस हाइड्रोजन जो कि अगेन गैस फॉर्म में है। दिस इज द एरो जो इंडिकेट करता है कि रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, CH3OH यानी कि मिथानॉल, और ये हमें मिल रहा है L यानी लिक्विड स्टेट में। अब इस एरो के ऊपर 340 ATM लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इस रिएक्शन को करते हुए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 340 रखा गया है। तो ये आपकी रिएक्शन से आपको इंफॉर्मेशन या फिर आप कह सकते हैं कि रिएक्शन कंडीशन का हमें पता लग जाता है। इसी तरीके से एक रिएक्शन और दी हुई है और बड़ी ही फैमिलियर रिएक्शन है आप लोगों के लिए, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। CO2 जिसे वाटर में डिसॉल्व करके यूटिलाइज किया जाएगा, देन वाटर जो लिक्विड स्टेट में है, इससे क्या बनेगा, प्लांट अपने लिए फूड प्रिपेयर करेंगे जिसे हम लोग ग्लूकोज बोलेंगे सोल्यूबल फॉर्म में। ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, पहले एक्वस फॉर्म में होती है और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी दोबारा बनेंगे। दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज। तो ये तो हो गई हमारे पास केमिकल इक्वेशन। अब एरो के ऊपर लिखा हुआ है सनलाइट, तो सनलाइट और नीचे लिखा हुआ है क्लोरोफिल। तो मतलब क्या है, ये हो गया कि इनके बिना रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, सनलाइट और क्लोरोफिल का होना जरूरी है। तो ये रिएक्शन कंडीशन
एरो के ऊपर या नीचे मेंशन कर दी जाती है। तो जो ये हमने स्टेट सिंबल लिखे ये रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाते हैं और एरो के ऊपर और नीचे रिएक्शन कंडीशन लिख दी जाती है। वो कंडीशन टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट कुछ भी हो सकता है जो भी मतलब रिएक्शन में यूज किया गया है। ओके, आगे आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं इंडेक्स, वो हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम के रिबन को एयर में हम लोग बर्न कर रहे थे, अगर आपको याद हो रिएक्शन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बर्न करते थे, हीट देते थे, तो MgO ये हमारे पास व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था और फ्लेम का कलर भी व्हाइट होता था। तो ये कह रहे हैं कि जलाने से पहले आप उसे साफ क्यों करोगे, तो उसकी वजह ये है जो मैग्नीशियम है ये एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, मेटल भी लिख सकते हैं। इट फॉर्म्स एन ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस, और ये अपनी सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, ड्यू टू विच प्रॉपर बर्निंग कैन नॉट टेक प्लेस, जिससे प्रॉपर बर्निंग नहीं हो पाएगा मैग्नीशियम का, बिकॉज ऑक्सीजन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद मैग्नीशियम सरफेस इन सफिशिएंट अमाउंट, क्योंकि जो ऊपर मैग्नीशियम की लेयर बन गई है वो ऑक्सीजन का कांटेक्ट मैग्नीशियम की सरफेस के साथ नहीं होने देगी, जिससे वो प्रॉपरली बर्न नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैग्नीशियम के रिबन को पहले साफ करना जरूरी है ताकि उसके ऊपर जो भी लेयरिंग है वो हट जाए और मैग्नीशियम की जो सरफेस है वो प्रॉपरली एयर और वीकेंड से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए ताकि बर्निंग होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब रिएक्शन दी हुई है, हमें इसका बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। फर्स्ट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए H2 गैस फॉर्म में होती है, क्लोरीन के लिए Cl2 का यूज होगा। एरो जो बता रहा है वो हाइड्रोजन क्लोराइड की तरफ लेके जा रहा है, मतलब कि HCl लिख देंगे। बैलेंस करने के लिए आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन की भी नंबर ऑफ एटम्स 2 है और क्लोरीन की भी नंबर ऑफ एटम्स 2 है, और हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी बैलेंस करना है नंबर वो एज ए कोफिशिएंट लगता है प्रोडक्ट या एलिमेंट के आगे, तो 2 जो है वो HCl के आगे लग जाएगा एंड यू कैन सी कि अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। सेकंड है बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस, बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो ये हमारे पास इक्वेशन है बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब बैलेंस करना है, यहाँ पे आप देखिए कि क्लोरीन की जो नंबर ऑफ एटम्स है यहाँ पर 3 है और यहाँ पर एटम्स 2 हैं। तो जैसे आप मैथ्स में लगाते हो एलिमिनेशन मेथड कि इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ और एल्यूमिनियम क्लोराइड को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो आप देख सकते हो कि जो क्लोरीन की नंबर ऑफ एटम्स है वो बैलेंस हो गई है। एल्यूमिनियम भी यहाँ पे बैलेंस हो गया है क्योंकि यहाँ पे भी 2 एटम्स थी, यहाँ पे भी 2 एटम्स हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें बेरियम की, तो बेरियम की यहाँ पर 3 एटम्स हैं,
और यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो इसका मतलब है हम लोग बेरियम के आगे 3 पुट कर देंगे। अब सल्फेट SO4 के टोटल 3 एटम्स है, तो SO4 के आगे 3 लगा ही हुआ है पूरे कंपाउंड के लिए, तो इसीलिए अब ये रिएक्शन प्रॉपर बैलेंस हो गई है। तो इस तरीके से बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट एरो बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट वन। थर्ड वन दी हुई है हमें सोडियम, सोडियम मतलब Na, वाटर H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड हाइड्रोजन H2। अब देखिए बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 0 और 1 तो 0 एप्लीकेबल नहीं है और 1 ऑटोमेटिकली लगा ही हुआ है, तो हम लोग 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की 2 एटम्स हैं और इधर हाइड्रोजन की 2 और 1 3 एटम है, तो यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कम है। तो जाहिर सी बात है जो हमने ऐड करना है वो यहाँ पे ऐड होगा लेफ्ट साइड। तो छोटा नंबर तो 2 से स्टार्ट होगा, तो H2 के आगे 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन की 4 हो गई, लेकिन इधर कितनी हुई है, इधर अपने पास 3 ही है, तो यानी कि अब यहाँ पे अनबैलेंस हो गया है। तो 4 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर NaOH के आगे 2 लगा देंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन की 4 हो गई, तो यानी कि हमारे पास जो हाइड्रोजन था वो दोनों तरफ बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की एटम्स की बात करें तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन की 2 एटम्स हैं और यहाँ पर भी 2 एटम्स हो गई। सोडियम की बात करें, यहाँ पे सोडियम की 2 एटम्स हैं और यहाँ पर 1 है, तो हम लोग Na के आगे 2 प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो है वो हमारी बैलेंस हो गई। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, राइट द बैलेंस इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है और साथ में अब स्टेट सिंबल यानी कि जिसकी बात आज ही की है सॉलिड लिक्विड गैस और एक्वस का भी यूज करना है। तो चलिए देखते हैं क्या चीज है। सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। देखिए सॉल्यूशन दिए हुए हैं वाटर के अंदर, तो क्या यूज होगा, एक्वस, और कौन कौन है, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, इसके साथ लगाएंगे एक्वस, और सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4, और इसके साथ भी क्या लगाएंगे, एक्वस। ये दोनों आपके पास एक्वस हैं वाटर के सॉल्यूशंस। रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4, इनसोल्यूबल मतलब जो डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो नहीं डिसॉल्व होगा तो किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl कॉमन सॉल्ट भी आप बोलते हैं, सॉल्यूशन है तो मतलब ये समझ जाओ कि एक्वस की बात होगी। तो ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन लिखी गई, लेकिन अभी बैलेंस नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कि क्लोरीन की नंबर ऑफ एटम्स 2 है और यहाँ पर क्लोरीन की नंबर ऑफ एटम्स 1 है, तो आपको क्या करना है, NaCl के आगे 2 एज अ कोफिशिएंट लगा देंगे। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सोडियम की नंबर ऑफ एटम्स 2 हो गई और यहाँ पे Na की 2 ही एटम्स है, तो इट मींस हमारे पास ये रिएक्शन बैलेंस भी हो गया है और प्रॉपर फिजिकल स्टेट सिंबल भी लिखे गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डन हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉरी 1 पार्ट डन हुआ। सेकंड क्या है, सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, ए स्मॉल है, बाकी सारे लेटर्स कैपिटल हैं। इन वाटर है सॉल्यूशन, तो यानी कि एक्वस लगा देंगे। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, और ये भी सॉल्यूशन है तो इसका भी एक्वस लगाएंगे। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, तो ये एरो लगा दिया, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl और सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो एक्वस लग जाएगा। एंड वाटर, वाटर का यू नो H2O होता है, और जब अकेला पानी है तो आपको पता है कि लिक्विड लिखना होता है। तो ये हमारे पास रिएक्शन लिखा गया। अब बैलेंस देख लेते हैं। सोडियम की यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 1 है और प्रोडक्ट साइड भी 1 है, तो ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन की 1 एटम है और यहाँ पर भी 1 एटम है, तो ये भी बैलेंस है।
हाइड्रोजन की रिएक्टेंट साइड 1 और 1 2 एटम्स हैं और यहाँ पर भी 2 एटम्स हैं, ये भी डन हो गया। Cl की 1 है और इधर भी Cl की 1 है, तो इट मींस रिएक्शन जो है वो प्रॉपरली बैलेंस भी है और प्रॉपर फिजिकल सिंबल भी लिखे गए हैं, तो ये हमारा डन होगा। नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व, ये पॉइंट है, ये क्वेश्चन नहीं है। केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। जो आप लोग रिएक्टेंट लेते हो उनके अंदर जो एटम्स होती हैं उनके बीच में जो पहले से एग्जिस्ट बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड टूटते हैं और फिर उन्हीं एटम्स के बीच में नए सिरे से बॉन्ड बनते हैं और वो नए बॉन्ड जो है वो नए सब्सटेंसेस को या नए प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और यही एक केमिकल रिएक्शन की थ्योरी है। यानी कि ओल्ड बॉन्ड को तो क्या कर देना है, हमें ब्रेक कर देना है और ये ओल्ड बॉन्ड किसके बीच में होगा, वी कैन से रिएक्टेंट्स के बीच में होगा और ये बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे और जो नए बॉन्ड फॉर्म होंगे उनसे क्या बनेगा, प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ये चीज है जो आप लोगों को याद रखनी है कि केमिकल रिएक्शन का मतलब कुछ भी नहीं है, सिंपली पुराने बॉन्ड्स का ब्रेक होना और नए बॉन्ड्स का बनना, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो आज की क्लास में हमारे पास ये था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।